प्रियंका और मोहित दोनों वर्किंग थे। उनके घर में कमला नाम की एक नौकरानी काम करती थी। घर की 3 चाबियां थी, जिसमें से एक चाबी कमला के पास रहती थी। वो प्रियंका और मोहित के जाने के बाद घर की साफ सफाई करने आती थी। हाँ कमला, बोलो क्या हुआ, फोन कैसे किया? मेम साहब, वो डिटर्जेंट पाउडर खत्म हो गया है, कहाँ रखा है? वही रसोई की अलमारी में 3 पैकेट रखे हैं, ले लो। और हाँ सुनो, कल जब आओगी तो अच्छे से नहा धोकर और वो साड़ी जो तुम्हें दिवाली पर मैंने दी थी ना, वो पहन कर आना। कल कोई पार्टी है क्या मेम साहब? हेलो हेलो, अरे फोन तो कट गया। कमला रोजाना 9 बजे आती थी और 11 बजे तक सारा काम करके चली जाती थी। अगले दिन संडे था। कमला को लगा कि प्रियंका और मोहित ने घर पर कोई पार्टी रखी है, इसलिए वो तैयार होकर आती है, पर बात कुछ और थी। कमला, अरे अच्छा हुआ तू आ गई, जाकर पहले ड्राइंग रूम की झाड़ू लगा दे। ठीक है मेम साहब। कमला ड्राइंग रूम की झाड़ू लगाने के लिए जाती है। राम 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 राम। ये कौन है? कोई मेहमान होगी। वो कोने से भी रह गया है, कूड़ा वहाँ भी लगा ले। लगता है इनकी पूजा पूरी हो गई। नमस्ते कर देती हूँ। नमस्ते माता जी, मैंने आपको पहचाना नहीं, पहली बार आए हो? नमस्ते नमस्ते। अरे पहचानेगी कैसे, मैं तो गांव में रहती हूँ। मोहित मेरा बेटा है, सास हूँ मैं प्रियंका की। अपने बेटा बहू के घर रहने आई हूँ। जब से मोहित की शादी की है उसके बाद अब आना हुआ है। तेरे से पहले तो कोई और काम करती थी। तुझे कितना समय हो गया? जी माता जी, मुझे 1 साल होने वाला है। तभी प्रियंका आ जाती है। माँ जी, आप नाश्ते में दूध फल लोगे या आपके लिए बेसन का पूड़ा बना दूं? बेसन का पूड़ा रहने दे, मैं 1 गिलास दूध और केला ही ले लूंगी। ठीक है, मैं दूध गर्म कर देती हूँ। अच्छा कमला, ड्राइंग रूम की सफाई करके मेरे पास किचन में आ जाना। बड़ी जल्दी झाड़ू लगा ली तूने। इस कमरे की पलंग के नीचे से नहीं लिया? ले लिया माता जी, रोजाना ही लेती हूँ। भैया और मेम साहब तो सुबह सुबह ही चले जाते हैं, फिर मैं पीछे से काम पर आती हूँ। मतलब तू अकेली होती है घर में? हाँ माता जी, एक चाबी मेरे पास रहती है, इसलिए मैं पीछे से सारा काम कर देती हूँ। पूरा घर एक अकेली नौकरानी के ऊपर छोड़कर मोहित और प्रियंका चले जाते हैं। और माँ जी, ये दूध और फल। बहू, तुम दोनों एक नौकरानी के भरोसे पूरा घर छोड़कर चले जाते हो, ये तो बहुत गलत बात है। पीछे से राम जाने क्या करती होगी, क्या पता बिना साफ सफाई किए यहाँ से चली जाती हो। और पूरा घर तो खुला पड़ा है, कोई भरोसा थोड़ी है, कोई चीज इधर उधर कम हो भी जाए तो कुछ पता नहीं चलता। बहू, ये नौकरानियां ऐसी ही होती हैं। तभी कमला आ जाती है। प्रियंका की सास चुप हो जाती है। मेम साहब, वो सारा काम हो गया है, अब मैं जाऊं? आज बेटे को स्कूल से लेने जाना है, उसके बापू काम से गए हुए हैं तो उसे लेती हुई घर जाऊंगी। इतना जल्दी सारा काम भी कर लिया, बड़ी हैरानी की बात है। ठीक है, तू जा और कल टाइम पर आ जाना। पहले तो कमला चुपचाप अपना काम करके चली जाती थी, कोई टोकने वाला नहीं था, पर अब तो प्रियंका की सास आ गई थी। अगले दिन जब कमला काम पर आई, उसने देखा सास के हाथों में एक बड़ा सा पाइप था, जिसे लिए वो आंगन में खड़ी थी। नमस्ते माता जी, आप आंगन में क्या कर रहे हो? तेरा ही इंतजार कर रही थी। कितने दिनों से पेड़ों में पानी नहीं डाला और आंगन की दीवारों में कितनी धूल मिट्टी हो रही है। ये ले पाइप पकड़ और आज पूरा आंगन अच्छे से धोना। जी माता जी, लाओ मैं धो देती हूँ। वहाँ भी दीवार पर अच्छे से पाइप से पानी डाल। प्रियंका की सास उसे ऐसे ही टोकती रही और कमला पूरे आंगन को धो देती है। उसके बाद सास झाड़ू पकड़ लेती है। अरे माता जी, आप झाड़ू थोड़ी लगाओगे, लाओ लाओ मुझे दो। तुझे देने के लिए ही हाथ में पकड़ी है, कब से तूने हॉल के जाले नहीं झाड़े, आज अच्छे से कालीन भी झाड़ने हैं। माता जी, मैं कालीन झाड़ने का ब्रश लाती हूँ, वैसे मैं रोजाना ही कालीन झाड़ देती हूँ। दिख रहा है कितने साफ है। अभी झाड़ू लगाएगी ना तो ढेरों मिट्टी निकलेगी। और हाँ, कमरों में जब भी पोछा लगाएगी पानी हर बार बदलना है, ये नहीं कि एक ही पानी से पूरे घर में तू पोछा लगा ले। कमला चुपचाप सारा काम करती रही। उसे पता था कि प्रियंका की सास गांव में रहती है तो शायद उनकी ऐसी आदत होगी, पर अब तो रोजाना ही प्रियंका की सास कमला के पीछे पीछे घूमती रहती। पर कमला स्वभाव की बहुत अच्छी थी, वो कुछ नहीं बोलती थी। कमला, ओ कमला, ये कपड़ों में नील नहीं लगाया, कपड़े कितने पीले पड़ गए हैं। माता जी, लगा दिया। ठीक है, कपड़ों को अच्छे से सुखाना, एक भी सिलवट रह गया तो कपड़े खराब हो जाते हैं। चल, मैं तुझे सिखाती हूँ कि कपड़ों को कैसे सुखाया जाता है। मोहित, आज संडे है, तुम भी मेरे साथ सुबह से देख रहे हो माँ जी कमला के पीछे पीछे घूमती हैं। अगर वो काम छोड़कर चली गई तो मैं दूसरी नौकरानी कहाँ से लाऊंगी? प्रियंका, तुम तो जानती हो माँ गांव में रहती है और वहाँ पर सब लोग अपना काम खुद करते हैं। माँ को ये सारे काम खुद करने की आदत है, वो नहीं मानेंगी, वो अपने मन की ही करेंगी। अच्छा, मैं 2 दिन लग ही जाएंगे, तुम अपनी पैकिंग कर लो, तब तक मैं माँ से बात करता हूँ, ठीक है? क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? माँ, हम दोनों को अर्जेंट ऑफिस के काम से बाहर जाना है, तो आप 2 दिन अकेले रह लोगे ना?
माँ जी, अगर आप कहो तो मैं कमला को आपके पास 2 दिन रुकने के लिए बोल देती हूँ, वो खाना भी अच्छा बना लेती है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। और तुम दोनों धीरे बात करो, दीवारों के भी कान होते हैं। कमला को बिल्कुल भी मत बताना कि मैं घर में अकेली हूँ। उसे यही कहना कि तुम दोनों ऑफिस गए हो और शाम को घर लौट आओगे। मुझे इन नौकरानियों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मोहित, जब तेरे पिताजी किसी काम से चले जाते हैं तब भी तो मैं अकेली रह लेती हूँ। तुम दोनों मेरी चिंता मत करो। मोहित और प्रियंका 2 दिन के लिए बाहर चले जाते हैं। कमला पीछे से काम पर आती है। अरे माताजी, आज भैया जी और मेम साहब ऑफिस नहीं गए? तेरा ध्यान बड़ा इन बातों में रहता है। कार खराब है इसलिए दोनों टैक्सी से चले गए हैं। चुपचाप अपना काम कर, इधर उधर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और हाँ, जल्दी काम निपटा लेना, मुझे मंदिर जाना है। कमला हैरान थी कि आखिर प्रियंका की सास इस तरह से बर्ताव क्यों कर रही है। रोजाना तो वो बहुत देर तक टोका टाकी करके उससे काम करवाती थी, पर आज खुद ही जल्दी जल्दी काम खत्म करके जाने के लिए कह रही है। कमला उस दिन काम करके चली जाती है। जल्दी जल्दी में काम करने के कारण कमला अपने घर की चाबी वहीं भूल जाती है। कुछ देर बाद वो दोबारा अपनी चाबी वापस लेने के लिए आती है। कमला देखती है घर का दरवाजा अंदर से बंद है। बहुत देर तक घंटी बजाने पर भी कोई दरवाजा नहीं खोलता। घर बाहर से भी लॉक नहीं था। कमला घबरा जाती है। माताजी अगर मंदिर गई होती तो बाहर ताला लगा होता, पर दरवाजा तो अंदर से बंद है। फिर माताजी खोल क्यों नहीं रही? खिड़की से एक बार झांक कर देखती हूँ। कमला देखती है कि प्रियंका की सास हॉल में बेहोश पड़ी है। हे भगवान, माताजी तो बेहोश पड़ी है। मुझे इस खिड़की को तोड़कर अंदर जाना होगा। नहीं नहीं, ऐसे नहीं। एक बार मेम साहब और भैया जी को फोन मिला लेती हूँ। अरे, उनका तो फोन मिल ही नहीं रहा। अब मुझे अंदर जाना ही होगा। बड़ी मुश्किल से कमला खिड़की तोड़कर अंदर जाती है और वो एक ऑटो वाले को बुलाती है और उसकी मदद से प्रियंका की सास को अस्पताल लेकर जाती है। कमला के पास थोड़े बहुत ही रुपए थे। वो अपने पति को फोन करके कुछ रुपयों का इंतजाम करती है। मोहित और प्रियंका का फोन अभी भी नहीं मिल रहा था। कुछ देर बाद जब डॉक्टर ट्रीटमेंट करते हैं तो प्रियंका की सास को होश आता है। कमला को पता चलता है कि मोहित और प्रियंका तो शहर से बाहर गए हुए हैं। अगले 2 दिन तक कमला प्रियंका की सास की बहुत सेवा करती है। मोहित और प्रियंका का फोन भी मिल चुका था। वो भी वापस आ जाते हैं। प्रियंका बहू, मोहित बेटा, मैं सचमुच बहुत गलत थी। कमला तो बहुत अच्छी है। उसने किसी अपने की तरह मेरी देखभाल की और मैं पता नहीं क्या क्या सोचती रही। तभी कमला भी आ जाती है। माताजी, अब कैसी तबीयत है? कमला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुमने मेरी इतनी सेवा जो की है, कमला, जो तुमने हमारे लिए किया उसके लिए थैंक यू। उस दिन से प्रियंका की सास कमला के साथ बहुत घुल मिल जाती हैं और उन्होंने अब उसे टोकना भी बंद कर दिया था। प्रीति की सास रमा बहुत ही घमंडी स्वभाव की थी और वैसा ही उसने अपने बेटे विकास और बेटी कोमल को बनाया था। प्रीति के ससुर ज्ञानचंद जानते थे कि विकास अपनी मां रमा के कहने पर ही चलता है, पर उनका मन था कि वो अपने बेटे विकास के लिए एक घरेलू और सुशील लड़की लाएं। इसीलिए उन्होंने अपने बचपन के मित्र जानकीनाथ की बेटी प्रीति को विकास के लिए चुना था। एक दिन सुबह सुबह, पापा जी, ये आपकी गर्मा गर्म अदरक वाली चाय। खुश रहो बहू, जीती रहो। पापा जी, मम्मी जी तो अभी उठी नहीं है, तो मुझे पता नहीं है कि आप लोग नाश्ते में क्या खाएंगे। आप ही बता दीजिए आज मैं नाश्ते में क्या बनाऊं। बहू, मुझे तू अपने हाथों से जो भी बनाकर खिलाएगी मुझे अच्छा ही लगेगा। प्रीति नाश्ते में आलू के पराठे बनाती है। पर मधु, ये क्या बनाया है? आलू के पराठे? तुझे पता है हम लोग नाश्ते में ये इतने घी वाले पराठे नहीं खाते। मुझे जूस और ब्रेड खाने की आदत है। आज तेरा दिमाग कहाँ चला गया? मम्मी जी, ये नाश्ता मैंने बनाया है। मैं अभी आपके लिए जूस ले आती हूँ। तुम्हें शादी करके तुम्हारे ससुर जी लाए हैं। मुझे न तुम कल पसंद थी और न आज पसंद हो। तुम क्या जानो अमीर खानदान का रहन सहन। छोटे घर की लड़कियों से शादी करने में यही प्रॉब्लम आती है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमने बचपन से जो देखा है वही तो करोगी। मॉम, ये सब क्या है? मेरे कॉर्नफ्लेक्स कहाँ हैं? मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। मधु, कॉर्नफ्लेक्स क्यों नहीं आए अभी तक? तुम्हें पता है विकास को नाश्ते में कॉर्नफ्लेक्स खाने की आदत है। मालकिन, मैंने प्रीति भाभी को बोला था कि भैया को कॉर्नफ्लेक्स खाने की आदत है, पर उन्होंने बोला कि आज मैं सबको अपने हाथ के आलू के पराठे बनाकर खिलाऊंगी। ये तो एक छोटे घर से आई है, पर तू तो कितने सालों से हमारे घर काम कर रही है। तुझे तो अकल है कि किसको क्या खाना है। आज का सारा नाश्ता खराब करके रख दिया। दोबारा ऐसी गलती हुई तो काम से निकालने में मुझे देर नहीं लगेगी। अरे भाई, जल्दी से नाश्ता दो। आज क्या बनाया है बहू ने नाश्ते में? अरे वाह, आलू के पराठे। प्रीति बहू,
मुझे तो जोरों की भूख लगी है। मैं तो ये पराठे जरूर खाऊंगा। मॉम, मैं कॉलेज में ही कुछ खा लूंगी, मुझे लेट हो रहा है। बाय मॉम। प्रीति, आज मेरी कुछ सहेलियां किटी पार्टी के लिए घर आ रही हैं। वो तुमसे पहली बार मिलेंगी तो जरा तहजीब से पेश आना। मेरी बहुत इज्जत है उन सबके बीच में, कोई गलती ना होने पाए। अच्छा मॉम, मैं ऑफिस निकलता हूँ। सूरज, ड्राइवर को बोलो गाड़ी निकाले, मुझे ब्यूटी पार्लर जाना है, मेरा 12 बजे का अपॉइंटमेंट है। प्रीति, तुम ये सब देखकर हैरान मत हो। तुम्हारी सास रमा का स्वभाव शुरू से ही ऐसा है। मैं रमा की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ बहू। नहीं पापा जी, मैंने मम्मी जी की बातों का बिल्कुल बुरा नहीं माना। गलती शायद मेरी है। मुझे एक बार सबसे पूछ लेना चाहिए था कि किसको नाश्ते में क्या पसंद है। मैं आगे से इस बात का ध्यान रखूंगी। शाम को रमा की सहेलियां किटी पार्टी के लिए आती हैं। रमा, अपनी बहू से नहीं मिलवाओगी? बस वो तैयार हो रही है, आती ही होगी। तब तक आप सब ड्रिंक्स और स्नैक्स लीजिए। इतनी देर में प्रीति आ जाती है और सबके पैर छूने लगती है। ओह, अरे ये सब नहीं, हम लोग तो आज के जमाने की सासें हैं। ये पैर वैर छूना सब पुराने ओल्ड फैशन लोगों का काम है। हम सासें तो विस्की के ग्लास शेयर करके इंट्रोडक्शन शुरू करती हैं। डियर शीतल, प्रीति के लिए मेरी तरफ से विस्की का एक ग्लास बनाओ। बिल्कुल बनाती हूँ मिसेस चोपड़ा। क्यों प्रीति, हमारे साथ भी एक घूंट पी लिया जाए? ये लो प्रीति, आज तुम मेरे हाथ से पियो। जी मैं शराब नहीं पीती आंटी जी। क्या कहा? आंटी जी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे आंटी बोलने की? मैं तुम्हें आंटी दिखाई पड़ती हूँ? रमा, ये क्या, हमारी बेइज्जती करवाने के लिए हमें घर में पार्टी दी थी? तुम्हारी गवार बहू शराब नहीं पीती, हमारी रिच सोसाइटी में क्या बैठेगी फिर? और ऊपर से मुझे आंटी बोलकर मेरा सारा मूड ही किरकिरा कर दिया। फ्रेंड्स, मैं अपने घर जा रही हूँ। सारा नशा ही उतर गया। घर जाकर एक पैक पीऊंगी तब तसल्ली होगी। जब मिसेस चोपड़ा ही चली गई, फिर हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? चलो फ्रेंड्स। अरे मिसेस चोपड़ा, शीतल, मीनू, तुम सब लोग ऐसे सुनो तो। पड़ गई कलेजे को ठंडक मेरी बदनामी करवा कर। क्या हुआ मॉम, ये सब लोग इतने गुस्से में क्यों गई हैं? रमा कोमल को सारी बात बताती है। शाम को जब विकास ऑफिस से वापस आता है, रमा उसके सामने घड़ियाली आंसू बहाती है। विकास, तेरे पापा की जिद की वजह से आज मेरा अपनी सहेलियों के बीच में कितना अपमान हुआ है ये तू नहीं जानता। मेरा सोसाइटी में इतना नाम था, सब इसने मिट्टी में मिला दिया। मुझे समझ नहीं आता, पापा को पूरी दुनिया में मेरे लिए ये प्रीति ही मिली थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। विकास अपने कमरे में जाता है। आज तुम्हारी वजह से मॉम को कितनी बेइज्जती सहनी पड़ी, इसका अंदाजा भी है। पर विकास, वो सब मुझे शराब पीने के लिए बोल रही थी, मैंने बस वही मना किया। अरे 2 सिप ले लेती, मेरी मॉम की इज्जत तो नहीं खराब होती ना। प्रीति की आंखों में आंसू थे। उसकी गलती ना होते हुए भी उसे सुनना पड़ा। तभी उसके पापा जानकीनाथ आ जाते हैं। बहू, आपके पिताजी आए हैं, हाल में बिठाया है। बाबूजी आए हैं? बाबूजी, आप अचानक यहाँ? बस अपनी बेटिया से मिलने का मन हुआ, और हाँ, नए आम और गन्ने भी आए हुए थे। तुझे आम और गन्ना पसंद है ना, तो ये ले आया। ज्ञानचंद कहाँ है, कहीं गया है क्या? वरना अब तक मेरे गले लग जाता। हाँ बाबूजी, पापा जी किसी जरूरी काम से शहर से बाहर गए हुए हैं। नमस्ते भाभी जी, ये आपके लिए ताजे अमरूद लाया था, आपको पसंद है मुझे पता है। भाई साहब, वो तो बड़ी पुरानी बात हो गई, अब मैंने अमरूद खाने बंद कर दिए हैं। सॉरी, मेरा एक जरूरी अपॉइंटमेंट है, मैं चलती हूँ। प्रीति, मधु को कहकर अपने बाबूजी के लिए चाय नाश्ता जो भी है बनवा लेना। रमा बाहर चली जाती है। जानकीनाथ प्रीति से पूछता है, प्रीति बिटिया, तू शादी के बाद खुश तो है ना? जी बाबूजी, मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ, आप मेरी चिंता बिल्कुल मत करो। जानकीनाथ चला जाता है। एक दिन ज्ञानचंद रमा से कहता है, रमा, किशोर भाई साहब का फोन आया है, निकुंज की शादी है, साधना बहन ने लड़की की फोटो भेजी है। लड़की तो बहुत खूबसूरत दिखाई पड़ती है, और साधना बहन को मैं जानती हूँ, कम से कम 10 से 12 करोड़ का रिश्ता मांगा होगा। तुम्हारी तरह नहीं है, दोस्ती यारी में बात करके कंगला रिश्ता ढूंढ लिया। रमा, इतना घमंड मत करो, व्यक्ति का घमंड टूटते देर नहीं लगती। ज्ञानचंद वहां से चला जाता है। तभी रमा सोचती है, मुझे भी किसी तरह प्रीति को इस शादी में जाने से रोकना ही होगा, वरना साधना बहन मेरे सामने अकड़ में खड़ी होंगी कि देखो जी, मैंने कितना अमीर और बड़ा घराना ढूंढा है अपने निकुंज के लिए। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती, मुझे कुछ करना ही होगा। हाँ, अभी कुछ ही देर में प्रीति सीढ़ियों से नीचे उतरने वाली है।
ये तेल सीढ़ियों पर डाल देती हूँ, पैर की हड्डी पसली टूटेगी तो अपने आप ही शादी में नहीं जा पाएगी। लगता है आ गई, मैं जल्दी से छुप जाती हूँ। मॉम, बचाओ। कोमल सीढ़ियों से गिर गई। इसका मतलब प्रीति सीढ़ियों के पास नहीं थी, ये कोमल थी। कोमल, मेरी बच्ची आंखें खोल। कोमल, ये कैसे हो गया माँ जी? प्रीति विकास और ज्ञानचंद को फोन मिलाती है। विकास डॉक्टर को लेकर आता है। कोमल के हाथ की हड्डी टूट जाती है। इनके हाथ में फ्रैक्चर आया है क्योंकि ये अपने हाथ के बल गिरी थी, इसलिए सारा दबाव इनके सीधे हाथ पर आया है और पैर में भी मोच आई है। इसके लिए इन्हें कंप्लीट बेड रेस्ट की जरूरत है। पता नहीं मॉम, मैं सीढ़ियां उतर रही थी कि अचानक पैर फिसल गया। कोई बात नहीं बेटा, तुम आराम करो और सारी चिंता छोड़ दो। कोमल, ये सूप पी लो। आओ मैं तुम्हें पिलाती हूँ, आराम से। गुड गर्ल। चलो अब दवाई लेकर सो जाओ। रमा, साधना बहन का फोन आया था। हम लोग शादी के लिए निकले या नहीं? मैंने उन्हें कोमल के बारे में बता दिया है। कैसे करें फिर? कोमल को अकेला छोड़कर मैं भला शादी में कैसे जा सकती हूँ जी? तभी प्रीति वहां आ जाती है और वो ज्ञानचंद और रमा से कहती है, मम्मी जी, साधना बुआ और किशोरी फूफा जी आप लोगों की प्रतीक्षा में होंगे और उनका भी आप लोगों के सिवा कोई नहीं है। और कोमल के पास तो मैं हूँ, मैं उसका पूरा ध्यान रखूंगी, आप चिंता मत करो। प्रीति, मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा घमंड किया। आज जो भी हुआ है उसका कारण मैं हूँ। मैंने ही सीढ़ियों पर तेल गिराया था ताकि तुम शादी में ना जा सको, और जिसकी सजा कोमल को मिल गई। पर फिर भी आज मुसीबत के वक्त तुम मेरे साथ खड़ी हो। मैं हमेशा एक घमंडी सास बनकर रही, पर तुमने हमेशा एक अच्छी बहू होने का फर्ज निभाया। मम्मी जी, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी और आपको रोता देख कोमल को भी दुख होगा। प्लीज रोइए मत। मैंने आपकी किसी बात का बुरा नहीं माना। आई एम सॉरी प्रीति, मैंने भी तुम्हारे साथ हमेशा बुरा व्यवहार किया है। और फिर रमा और ज्ञानचंद विकास के साथ निकुंज की शादी में जाते हैं और उनके पीछे प्रीति एक बहू और भाभी का फर्ज निभाकर कोमल का बहुत ख्याल रखती है। उस दिन के बाद से रमा के व्यवहार में बदलाव आ जाता है और प्रीति के जीवन में खुशहाली आ जाती है।